नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज लखनऊ में मिशन 2022 को लेकर बीजेपी की एक बड़ी बैठक है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद होंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। रविवार को भी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए। बीजेपी कोर ग्रुप की इस बैठक में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चर्चा हुई। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे। आजमगढ़ के दुर्वासा धाम में गर्भगृह श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे और इसके साथ ही महिलाओं के लिए स्नानागार का शिलान्यास भी होगा। इसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष के घर भोजन भी करेंगे। और राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रहेगी। बैठक में आगे की कार्य योजना पर मंथन होगा। बैठक में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद होंगे। इसके अलावा राम जन्मभूमि परिसर की शेष 70 एकड़ जमीन पर सांस्कृतिक उपनगरी बनाए जाने पर भी फोकस रहेगा। और राम जन्मभूमि का फैसला सुनाकर सुर्खियों में आए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई एक बार फिर से चर्चा में है। वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का फैसला उनका अपना नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उन्होंने ये भी कहा कि फैसला धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर लिया गया था। रंजन गोगोई सोनारपुरा के एक मठ के निजी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। एक न्यायमूर्ति का कोई धर्म नहीं होता है, कोई भाषा नहीं होता है, कोई जाति नहीं। न्यायमूर्ति का धर्म, भाषा, जात, आईन कानून होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राम जन्मभूमि का जो जजमेंट आया, ये रंजन गोगोई का जजमेंट अकेला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट। और विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच तीनों कृषि कानून को निरस्त करने वाला विधेयक दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विधेयक पेश किया और विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल को पारित करा दिया। इसके साथ ही इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया और ध्वनि मत से उच्च सदन से भी बिल पास हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 3 कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। वहीं एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग पर सहमति जताते हुए विपक्ष भी इस पर कानून बनाने की मांग पर अड़ा रहा। वहीं मॉनसून सत्र में अनुशासनहीनता को लेकर 12 सांसदों को मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। इनके खिलाफ मॉनसून सत्र में 11 अगस्त को अनुशासनहीनता फैलाने के आरोप में कार्रवाई की गई और आज इसको लेकर विपक्ष की बैठक भी होनी है। वहीं बिल वापसी के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ और सरकार ने पिछले 7 सालों में कृषि को बढ़ावा दिया है। प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ बनाने की घोषणा की है, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है। 6,850 करोड़ रुपया सरकार उस पर खर्च करने वाली है। ये एफपीओ बनने के बाद इसके माध्यम से निश्चित रूप से खेती और किसानी में बहुत परिवर्तन आने वाला है। ऑयल पाम की योजना भी भारत सरकार इस वर्ष लेके आई है। इस पर 11,000 करोड़ से अधिक राशि हम खर्च करने वाले हैं। इससे निश्चित रूप से खाद्य तेलों पर जो हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता है वह भी कम होगी। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। विपक्ष ने सरकार पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है। कानून एक बीमारी थे, वो खत्म हो गए। किसानों के जो दूसरे मसले हैं वो ऐसा कैसा ही है, वो 1.5 साल लेट हुई है शुरू, उन पर भी बातचीत अब हो जाए।
जिस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। और चुनाव से पहले गन्ना किसानों को सीएम धामी ने एक बड़ी सौगात दी है। गन्ने को लेकर राज्य सरकार ने संशोधित मूल्य घोषित कर दिया है। गन्ने के समर्थन मूल्य में 29 रुपया 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अगेती यानी फिर अर्ली गन्ने की प्रजाति पर 355 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। पिछले साल अगेती प्रजाति पर 327 रुपए दिए जा रहे थे, वहीं सामान्य प्रजाति पर 345 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे, जबकि पिछले साल पर 317 रुपए घोषित किए गए थे। इसके साथ ही सरकार ने गन्ना भाड़े पर भी किसानों को राहत दी है। गन्ना भाड़ा 11 रुपए प्रति क्विंटल की जगह अब 9.5 रुपए किया जाएगा। रुपया 355 प्रति क्विंटल की दर से घोषित की जाती है। सामान्य प्रजाति हेतु 345 रुपए प्रति क्विंटल मिलों द्वारा देय होगा। मुझे घोषणा करने में अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि किसानों को क्रय केंद्र से मिलता गन्ना भाड़ा जो कुल 11 प्रति क्विंटल देना पड़ता था उसे घटाकर 9.50 यानी कि 9.5 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाता है। और अब आपको सीएम योगी के एक्शन की तस्वीरें दिखाते हैं। रविवार को सीएम की पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां पर सीएम नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर के शताब्दी समारोह में पहुंचे। यहां पर सीएम ने शताब्दी स्तंभ का अनावरण करने के साथ ही चिड़ियाघर के 4 शावकों का नाम भी रखा। चिड़ियाघर के शताब्दी वर्ष के मौके पर सीएम ने डाक टिकट जारी करते हुए बच्चों को सम्मानित भी किया। इससे पहले सीएम कुशीनगर में रहे। यहां पर मुख्यमंत्री ने 2500 से ज्यादा जोड़ों के सामूहिक विवाह में आशीर्वाद दिया। वहीं उससे पहले की बात की जाए तो गोरखपुर में थे, क्योंकि कल ये तीनों दौरा था। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और फिर लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। आज ये तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। हम लोगों ने तय किया है हर श्रमिक को, प्रवासी हो या निवासी हो, उसे 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे। हर श्रमिक को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। और यही नहीं, हम श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाएंगे, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय, और इन आवासीय विद्यालयों में इन श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे और उन्हें भी देश के महत्वपूर्ण पदों पर जाने का भरपूर अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। और यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में एसटीएफ की छापेमारी लगातार जारी है। अलग अलग जिलों में अब तक कुल 30 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। राजधानी लखनऊ से अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटे बेहद अहम है, जिसमें एसटीएफ बड़ा खुलासा कर सकती है। नकल कराने की, पेपर लीक करने की या किसी प्रकार की कोई और घटना करने वाले के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि ऐसे तत्वों को चिन्हित करके उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा। और दुनिया में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन चिंता का सबब बन गया है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को बेहद खतरनाक माना जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन भी इस नए वेरिएंट के सामने फेल हो सकती है, क्योंकि ये वायरस डेल्टा से भी कई गुना खतरनाक बताया जा रहा है।
जैसे तैसे विश्व कोरोना के संकट से निपट ही रहा था। जिंदगी सामान्य तरीके से चलनी शुरू हुई ही थी कि तभी साउथ अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट पाए जाने की खबरें आने लगी। इस नए वेरिएंट ने दुनिया भर के देशों की चिंता फिर से बढ़ा दी, जिसके बाद विदेशी सरकारें हाई अलर्ट पर चली गई हैं। कई देशों ने नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की उड़ानों पर रोक लगा दी है, तो वहीं कुछ ने इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। नए स्वरूप में सामने आए इस वेरिएंट की पहचान ओमिक्रॉन के तौर पर हुई। कहा जा रहा है कि इस वेरिएंट के कुल 50 तरह के म्यूटेशन हैं, जिसमें से 30 इसके स्पाइक प्रोटीन में हैं, जिसकी वजह से इसे डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताया जा रहा है। साथ ही ये भी खतरा है कि ये नया वेरिएंट वैक्सीन लगा चुके लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। ये जो नया वेरिएंट आया जिसको WHO ने ओमाइक्रॉन कहा है, इसमें 30 से भी ज़्यादा म्यूटेशंस है। उसमें के 26 जो है वो स्पाइक प्रोटीन पे यूनिक है। इसका मतलब ये 26 और किसी भी स्ट्रेन में पाए नहीं गए थे इसके पहले। यानी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट्स जो है इनमें किसी में 26 में से एक भी म्यूटेशन नहीं है, तो इसलिए थोड़ी चिंता का विषय है। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग, इजराइल समेत 13 देशों में ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से देश अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की चिंता फिर से बढ़ने लगी है। कानपुर और मथुरा में कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है, जबकि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 36 नए कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड की सुविधाओं को बहाल रखने के निर्देश दिए हैं। और इस खतरे को देखते हुए सरकारें फिलहाल तो वेट एंड वॉच के पर है। और हम आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में जुटा है। इस नए वेरिएंट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का कहना है कि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये केंद्र सरकार और सभी राज्यों को बताया भी गया और हमने अपने जनपद के अंदर सभी सीएमओस को बता दिया है कि टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए, और बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर 10% टेस्टिंग, इंटरनल ट्रैवल पर आपका अंतर प्रदेश के ट्रैवल के अंदर भी 10% का थर्मो स्क्रीनिंग करने के बाद अगर कहीं किसी का लगता है तो उनको RT-PCR या RAT टेस्ट कराने का ये गाइडलाइन हम लोगों ने दे भी दिया है। तो इस तरह से हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, जितना भी हो पाएगा टेस्टिंग करेंगे। और इसी बीच वैक्सीनेशन से उत्तर प्रदेश ने अब नया रिकॉर्ड बना लिया है। प्रदेश में 16 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इसकी जानकारी खुद सीएम योगी ने दी। उन्होंने अपने ट्वीट में इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया, साथ ही लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। तो एक तरफ जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट से चिंता की लकीरें हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 16 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके का सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। योगी ने ट्वीट किया, देश का पहला राज्य बन गया है उपलब्धि के मामले में कर्तव्यनिष्ठ स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत को समर्पित। आप भी जरूर टीका लगवाएं। जीवन और जीविका को सुरक्षित रखते हुए उत्तर प्रदेश 16 करोड़ टीके लगाने में सफल रहा है। देश का पहला राज्य बन गया है। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए।